अगले 100 दिन मुझे सर्वाइवल आइलैंड पर सरवाइव करना है। यहाँ ना तो कोई मॉब्स हैं और ना ही कोई ट्री है, पर मेरी इन्वेंट्री में ये एक बैम्बू सैपलिंग है। अब बैम्बू सैपलिंग से पूरे 100 दिन मैं कैसे सरवाइव करूंगा, चलिए देखते हैं। स्पॉन होते ही मैंने इस आइलैंड के खूबसूरत से सनराइज को एंजॉय किया, क्योंकि इसके बाद आगे का सफर थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था। मैंने अपने इस इकलौते आइलैंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, पर जब मुझे कुछ काम की चीज नहीं दिखी तो मैंने अपनी इन्वेंट्री से उस सिंगल बैम्बू के सैपलिंग को निकाल लिया। पर तभी मेरी नजर उन प्यारे से टर्टल्स पर पड़ी जो मेरे इस सफर के साथी बनने वाले थे। खैर, मैंने उस बैम्बू के सैपलिंग को प्लांट किया और कुछ सैंड माइन करके एक सैंड स्टोन बनाया, और उस सैंड स्टोन को लेके मैं निकल गया ओशन में फूड इकट्ठा करने। सैंड स्टोन से मेरे हाथ कानून जितने लंबे तो नहीं हो सकते थे, पर मुझे फिश मारने में थोड़ी सी मदद तो जरूर मिलने वाली थी। मुझे एक फिश को मारते हुए एक बोन मिल मिला, जो इस आइलैंड में सरवाइव करने के लिए मेरे बहुत काम आ सकता था। दोपहर का वक्त हो चुका था और मैंने अपने लिए थोड़ी बहुत फिश इकट्ठा कर ली थी, और साथ ही मेरा बैम्बू का सैपलिंग भी थोड़ा ग्रो हो चुका था। मुझे इस बैम्बू के ग्रो होने का बहुत इंतजार था, क्योंकि इससे मैं अपने लिए टूल्स और क्राफ्टिंग टेबल बना सकता था। मेरी हंगर भी अब बढ़ती जा रही थी। ऐसे में मुझे चलना तो नहीं चाहिए था, पर अगर चलता नहीं तो आसपास की चीजें कैसे एक्सप्लोर करता, क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे 100 दिन सर्वाइव करने हैं। मुझे थोड़ी दूरी पर एक रूइन पोर्टल दिख रहा था, पर वहां तक जाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ओशन में स्विम करते हुए कोई भी ड्राउंड आके मुझे मार सकता था। मैं वहां जाना तो चाहता था, पर आज नहीं, क्योंकि अब बस रात होने को थी और मुझे अपने रात के ठिकाने का इंतजाम करना था। मैंने कुछ सैंड माइन की और अपने लिए एक छोटा सा रूम बनाया जिसमें मैं पूरी रात सेफ रह सकूं। ये मेरे इस आइलैंड का पहला सनसेट था, और इतना खूबसूरत भी। इंजॉय करना तो बनता था। और हाँ, इस खूबसूरत से चांद को कैसे भूल सकते हैं। मैं उस वाले चांद की बात कर रहा हूँ जो मेरे पीछे है। इसके बाद मैंने खुद को उस कमरे में बंद किया और छत तोड़ के एक टावर बनाने लगा, क्योंकि रात के वक्त भी मुझे इस आइलैंड में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पर टावर में थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही मॉब्स स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन मुझे तो बस यहीं खड़े होकर बोर होना था। थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक ज़ॉम्बी विलेजर मेरे आइलैंड पर स्पॉन हुआ था, और इस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे लिए उसको बचाना बहुत मुश्किल था। पर फिर भी मैंने नीचे उतरना स्टार्ट किया और सोचने लगा कि मैं उसको बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं नीचे पहुंचा ही था कि तभी अचानक वो डिस्पॉन हो गया। खैर, इसी के साथ अगले दिन का सनराइज भी होने लगा था, और पहली रात भी मैंने इस सर्वाइवल आइलैंड पर सर्वाइव कर ली थी। नीचे उतरकर मैं आइलैंड के आसपास स्केलेटन्स के बोन्स देखने लगा, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक एरो उड़ता हुआ आया, जिससे मैं बाल बाल बचा था। अब तक मेरा बैम्बू भी ग्रो हो चुका था, इसलिए मैं जल्दी से बैम्बू के पास गया ताकि अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना सकूं। पर जैसे ही मैंने बैम्बू से क्राफ्टिंग टेबल बनानी चाहिए तो मुझे पता चला कि माइनक्राफ्ट के इस अपडेट में बैम्बू प्लैंक्स बनाने के लिए मुझे क्राफ्टिंग टेबल चाहिए। अब बिना क्राफ्टिंग टेबल के तो मैं इस आइलैंड पर कुछ भी नहीं कर सकता था। खैर, मैंने उस सभी बैम्बू सैपलिंग्स को रिप्लांट किया और ओशन में निकल गया शिपरैक ढूंढने के लिए, क्योंकि वही सिर्फ एक जगह है जहां से मैं वुड काट के अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना सकता था। मेरा खाना भी अब खत्म होने को था और मुझे ओशन के अंदर से ड्राउन की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं सबसे पहले उस ड्यून पोर्टल में गया जो मुझे पहले दिन दिखा था, क्योंकि वहां से मुझे कुछ टूल्स मिल सकते थे। वहां पहुंचकर मैंने चेस्ट ओपन की और उसमें मेरे काम की कोई भी चीज नहीं थी। ओशन में आगे बढ़ते हुए एक डॉल्फिन ने मुझे जल्दी से शिपरैक तक पहुंचा दिया था। मैं फट से पानी के अंदर गया, लेकिन तभी वहां से मुझे एक ड्राउन आते हुए दिखा। अब शिपरैक लूटने से पहले मुझे इसे ठिकाने लगाना था। पत्थर से उसके सर पर कई चोटें मारने के बाद फाइनली मैंने उसे मार दिया था, पर लड़ते हुए हम लोग इतना दूर आ चुके थे कि अब मुझे वो शिपरैक मिल ही नहीं रही थी, और सनसेट भी होने को था, इसलिए मैंने आइलैंड पर ही वापस जाना सही समझा। आइलैंड पर पहुंचकर मैंने वापस बैम्बू को तोड़ के प्लांट किया और टाइम पास करने के लिए दूर खड़े एक एंडरमैन को चिढ़ा दिया। मेरे पास उसे मारने के लिए सिर्फ ये फ्लिंट और स्टील थी, तो मैंने उसी को यूज किया और एंडरमैन को दौड़ा दौड़ा कर जलाते हुए मार डाला। मैंने अपने आसपास थोड़ी सी आग लगा दी ताकि रात के वक्त भी मेरे बैम्बू ग्रो हो सके, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल बनने के बाद ये बैम्बू मेरे बहुत काम आने वाले थे। डे 3 की सुबह को मैंने कुछ बोन्स कलेक्ट किए और फिर बैम्बू को तोड़ के वापस से रिप्लांट किया। फिर एक स्टिक बना के मैं निकल गया ओशन में फिश मारने के लिए। खाना इकट्ठा करने के बाद मैं वापस से उस शिपरैक तक पहुंचा और एक एक करके सारी चेस्ट में से लूट कलेक्ट कर ली। मुझे वहां से कुछ काम की चीजें मिल चुकी थी जो फ्यूचर में मेरे बहुत काम आने वाली थी, पर अभी भी मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए वुड की जरूरत थी, और इस शिपरैक में कोई भी डोर नहीं था, और बिना डोर के पानी के अंदर अपने बुलबुलों को बचाते हुए वुड काटना थोड़ा सा मुश्किल तो था, और रात भी होने को थी, इसलिए मैं वापस आइलैंड के लिए निकल गया। अपने उस छोटे से कमरे में छिपकर मैं स्पाइडर्स को मारने लगा, क्योंकि इस सर्वाइवल आइलैंड में बेड बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और मुझे वो पूरा करना था।
अगले दिन मैंने अपने वो स्पेशल लेदर बूट्स पहने जो मुझे शिपरैक से मिले थे, और इसका फायदा कैसे उठाना है वो मुझे अच्छे तरीके से आता था। मैंने आइलैंड से कुछ सैंड माइन किया और शिपरैक में एक टनल बनाने लगा ताकि पानी सुखा के वहां से मैं वुड काट सकूं। टनल बनाते हुए सैंड बार बार खत्म हो रही थी और उसे हाथ से माइन करने में टाइम इतना लग रहा था कि डे 4 की रात भी हो चुकी थी और अभी भी मेरे पास कोई क्राफ्टिंग टेबल नहीं थी। मैंने अपने लिए एक शेयर बनाया और सी ग्रास तोड़ने लगा क्योंकि मुझे उन टर्टल्स को ब्रीड करा के उनसे टर्टल शेल लेना था, जिसे पहनकर मैं आसानी से पानी के अंदर लंबे टाइम के लिए ब्रीद कर सकता था। स्केलेटन से बच के मैं चुपचाप टर्टल्स को अपने पास बुला रहा था, लेकिन फिर भी उस स्केलेटन ने मुझे देख ही लिया और जान बचाने के लिए मुझे वहां से भागना पड़ा। मैं भाग के अपने रूम में गया और इंतजार करने लगा अगली सुबह होने का। डे 5 को फाइनली मैंने उन टर्टल्स को ब्रीड कराया और आइलैंड से थोड़ी सी सैंड माइन करने के बाद मैं वापस शिपरैक के पास चला गया और अपना काम कंटिन्यू किया। सारा पानी ड्रेन करने के बाद मैं फाइनली अंदर गया और वुड कलेक्ट किया। उसके बाद बाहर आके मैंने अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई और फिर आयरन की एक एक्स बनाई। अपने आइलैंड पर पहुंचकर मैंने सारे बैम्बू काटे, फिर एक चेस्ट बना के सारा आइटम उसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने एक डोर बनाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। साथ ही मैंने एक हो और शील्ड भी बनाई। मेरे पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए रात में ही मैंने कुछ डर्ट माइन करके उसे ओशन के पास लगाया और उस सिंगल कैरेट को उसमें प्लांट कर दिया। उसके बाद बोन मिल को डर्ट में मारते हुए मैं वीट सीड्स ढूंढने लगा। जैसे ही मुझे एक वीट सीड मिला मैंने उसे भी प्लांट किया और फिर बचे हुए बोन मिल से कैरेट और वीट्स को ग्रो किया। और सारा बोन मिल खत्म करने के बाद आधी रात को कुछ गाजर खा के मैंने अपनी भूख को शांत किया। अब रात को सोने के लिए बेड तो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने पास ही खड़े एक ज़ॉम्बी को अपने पास बुलाया, लेकिन उसके साथ साथ एक स्केलेटन भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा। मैं चाहता तो दोनों को एक झटके में मार सकता था, पर मुझे तो चाहिए था एंटरटेनमेंट, इसलिए करा दी ज़ॉम्बी और स्केलेटन की लड़ाई। You very चालाक bro। इन दोनों योद्धाओं की लड़ाई में बेचारा निहत्था ज़ॉम्बी मारा गया। चुप चुप के मारने वाला ये स्केलेटन मुझे घर में घुस के मारना चाहता था, पर मुझे मारने के लिए ये जनाब अभी थोड़े से कमजोर हैं। अगले दिन ओशन से कुछ और डर्ट माइन करने के बाद मैंने अपने फार्म को थोड़ा एक्सपेंड किया। उसके बाद कुछ टॉर्च बना के मैंने उसे टर्टल एक्स के पास लगाया ताकि वो जल्दी से हैच हो सके, और फिर ओशन में चला गया फिश मारने के लिए। रात को कुछ फेंस बना के मैंने उसे एक्स के पास लगा दिया ताकि ज़ॉम्बी से उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊं। साथ ही मैंने कुछ स्टोन माइन करके अपने टूल्स को स्टोन में अपग्रेड किया और एक फर्नेस बना के कैल्प को कुक करने रख दिया। कैल्प को मैं ब्लॉक बना के फ्यूल की तरह भी यूज कर सकता हूं और जरूरत पड़ने पर उसे खा भी सकता हूं। अगली सुबह को भी मैंने थोड़े से फिश को मार के इकट्ठा किया और फिर आइलैंड के किनारे ढेर सारे बैम्बू प्लांट करने लगा। उसके बाद अपनी राफ्ट में सेल करते हुए मैं एक शिपरैक ढूंढने के लिए निकल गया। थोड़ी देर में मैंने एक शिपरैक लूटी, फिर एक ड्राउन के अड्डे पर चला गया। काफी ड्राउन्स को मारने के बाद उनकी चेस्ट में मुझे एक गोल्डन एप्पल मिला और वहीं पर मैं ऑलमोस्ट मरने वाला भी था। आगे और एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक रूइन पोर्टल से कुछ टूल्स और एक गोल्डन एप्पल भी मिला। आगे जाके मैंने एक और शिपरैक लूटी और वहीं मुझे मेरा पहला डायमंड भी मिला। उसके बाद बचे हुए दिन में मेरे पास करने को कुछ और था नहीं, इसलिए मैंने एक फिशिंग रॉड बनाई और अपनी राफ्ट में बैठकर फिशिंग करने लगा। अगले दिन भी मैंने काफी देर तक फिशिंग की, इस होप में कि मुझे वहां से कुछ स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे और फूड भी इकट्ठा हो जाएगा। मुझे स्ट्रिंग्स तो नहीं मिले, पर हाँ फूड बहुत सारा इकट्ठा हो चुका था। फिशिंग करने के बाद मैंने ओशन से कुछ डर्ट माइन की और उसे अपने आइलैंड में लगाने लगा, क्योंकि ग्रास ब्लॉक में काऊ, शीप या पिग कोई भी मॉब स्पॉन हो सकता है। डे 10 था और मेरे कुछ टर्टल एग्स भी हैच हो चुके थे और अब मुझे इंतजार था इनके ग्रो होने का। जो डर्ट मैंने लगाई थी उसमें काफी ग्रास फैल चुकी थी, इसलिए मैंने एक टावर बनाया और वेट करने लगा शीप या काऊ के स्पॉन होने का। One extremely annoying shift later. काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वहाँ कुछ स्पॉन नहीं हुआ तो मैं नीचे आया और बैम्बू तोड़ने में लग गया। मैंने बैम्बू फार्म के पास में ही एक चेस्ट में बैम्बू प्लैंक्स को रखना शुरू कर दिया था। डे 11 था और बहुत तेज बारिश हो रही थी और पहली बार मेरे इस आइलैंड पर फैंटम का अटैक भी हुआ। बैम्बू इकट्ठा करने में मैं इतना बिजी था कि मेरे टर्टल्स कब एडल्ट बन गए मुझे पता ही नहीं चला, और इतने दिनों की मेहनत के बाद मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। मैं पूरी कोशिश कर रहा था शिप्स को स्पॉन कराने के लिए, इसलिए अपने आइलैंड से दूर मैं राफ्ट में बैठ के फिशिंग करने लगा था ताकि कोई भी मॉब वहां पर स्पॉन हो सके। पर ना तो कोई शिप वहां पर स्पॉन हुई और ना ही फिशिंग से मुझे कुछ स्ट्रिंग मिल रही थी। डे 12 को मैंने एक माइन पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मुझे कोई माइन शाफ्ट मिल गई तो फिर स्ट्रिंग्स की तो लॉटरी ही लग जाएगी। मुझे काफी सारा कोल और आयरन तो मिल चुका था, पर माइन शाफ्ट का अभी भी इंतजार था। Y-58 पर पहुंचकर मैंने एक चेस्ट बनाई और उसमें सारे डीप स्लेट और बाकी का आइटम्स रख दिए, जो आगे जाके मेरे बेस बनाने के काम आएंगे। और फिर जाके मैंने डायमंड्स के लिए माइनिंग स्टार्ट कर दी। कुछ देर माइनिंग करने के बाद मैं एक केव में पहुंचा और वहां मुझे कुछ डायमंड्स मिले,
डायमंड्स को माइन करने के बाद मैंने कुछ टॉर्चेस बनाए और आगे केव को एक्सप्लोर करने लगा। केव को एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक जियोड भी मिला। उसके बाद थोड़ी सी और माइनिंग करने के बाद मेरी आयरन की पिकैक्स भी टूट चुकी थी, इसलिए मैंने अपना पहला डायमंड का टूल एक पिकैक्स बनाई और आगे अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया। डे 15 को 11 डायमंड्स के साथ वापस आइलैंड पर आकर मैंने फिर से बैम्बू इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए और रात को अपनी राफ्ट लेके पानी में जाके मैं शिप्स के स्पॉन होने का वेट करता रहा। अगले दिन एक अंडर वाटर रूइन से मुझे काफी सारा कोल और एक फिशिंग रॉड मिली जिसमें मेंडिंग लगी हुई थी। आइलैंड पर वापस आके मैंने अपने क्रॉप्स को तोड़ के दोबारा से प्लांट किया और अब धीरे धीरे मेरे खाने की प्रॉब्लम भी खत्म होने लगी थी। उसके बाद फ्री टाइम में मैं अपने राफ्ट में बैठ के फिशिंग करने लगा। रात को मैंने एक बार फिर से उन टर्टल्स को ब्रीड कराने के लिए उन्हें सी ग्रास खिलाया, क्योंकि पहले के सारे एग्स हैच हो चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं मिला था। डे 17 को मैंने अपने नए टर्टल एग्स को फेंस की हेल्प से सिक्योर किया। कुछ देर में मुझे मेरे आइलैंड पर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिला। मैं भाग के उसके पास गया और उसकी ट्रेड्स देखी, क्योंकि वॉन्डरिंग ट्रेडर ही मुझे इस आइलैंड पर ट्री सैपलिंग और शुगर केन दे सकता था, पर इस बार उसके पास कोई भी सैपलिंग नहीं थी। मैंने उस वॉन्डरिंग ट्रेडर को मार दिया ताकि आने वाले दिनों में और भी वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो सके। उसके बाद एक बार मैं फिर से डायमंड माइनिंग के लिए चला गया। मैंने काफी देर तक माइनिंग की पर मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। रात को अपने रूम में आके मैंने आयरन से अपने आधे अधूरे आर्मर सेट को कंप्लीट किया। नेदर जाने के लिए यह परफेक्ट तो नहीं था, पर पहले से काफी बेटर था। उसके बाद मैंने एक बकेट और एक फ्लिंट और स्टील बनाई और फिर अगले दिन एक न्यू डायमंड पिकैक्स बना के मैं केव में ऑब्सीडियन माइन करने के लिए चला गया। केव में पहुंचकर मैंने लावा पूल को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया और फिर माइन करने लग गया। वापस आते वक्त मुझे स्टेयर के पास एक एंडरमैन की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं वहां माइन करने लग गया, क्योंकि मुझे उस केव तक पहुंचना था। मैंने अपने सबटाइटल्स ऑन किए और फिर माइन करते हुए केव तक पहुंच गया। वहां मैंने एक स्केलेटन को मारा और फिर केव को लाइट अप करने लगा। साथ ही मैंने एक राफ्ट बना के उस एंडरमैन को उसमें बिठाया और मार डाला। इस केव में मुझे काफी सारा आयरन दिख रहा था। एक एक करके मैं सारे आयरन को माइन करने लग गया। केव को एक्सप्लोर करते हुए मुझ पर एक ज़ॉम्बीज का ग्रुप अटैक करने आया था और तभी मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पॉनर है। स्पॉनर पर पहुंचकर मैंने टॉर्च लगा के उसे डीएक्टिवेट किया और फिर चेस्ट ओपन की। उसमें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था वो स्ट्रिंग्स। मैंने उसमें से सब कुछ अपनी इन्वेंट्री में रखा और फिर दूसरी चेस्ट को ओपन किया। उसमें भी मुझे कुछ स्ट्रिंग्स मिले, पर एक स्पेशल आइटम था जो मैं इस न्यू अपडेट की वजह से मिस कर गया था, और वो था एक गॉड एप्पल, क्योंकि वो ज्यादा ग्लो नहीं कर रहा था। पर जैसे ही मैंने उसका नाम पढ़ा मैं शॉक्ड हो गया। भाई साहब, ये क्या मिल गया? गॉड एप्पल ज़ॉम्बी स्पॉनर में, इतना रेयर आइटम। इस एक ज़ॉम्बी स्पॉनर से मुझे बहुत कुछ मिल चुका था। वापस आके मैंने सारे स्ट्रिंग्स को वूल में कन्वर्ट किया और अपने लिए एक बेड बनाया। डे 18 की रात थी और मैं पहली बार इस वर्ल्ड में सो रहा था। डे 19 को भी बहुत तेज बारिश हो रही थी और मेरे वो टर्टल एग्स भी अभी हैच नहीं हुए थे। मैंने अपने फार्म में जाके क्रॉप्स को तोड़ के फिर से सो किया और फिर वापस आके देखा तो मेरे वो एग्स हैच हो चुके थे। मैंने बाकी के एग्स को भी देखा, पर वो अभी हैच नहीं हुए थे। मैंने कुछ कैल्प ब्लॉक बना के आयरन को स्मेल्ट करने रखा, फिर एक चेस्ट बना के सारा आइटम उसमें डाल दिया। उसके बाद सी ग्रास लेके मैं उन बेबी टर्टल्स को फीड कराने लगा, क्योंकि इस बार मुझे उनके स्क्यूट्स को मिस नहीं करना था। और फाइनली मेरे बेबी टर्टल्स एडल्ट हो चुके थे और मुझे उनके स्क्यूट्स भी मिल चुके थे। लेकिन टर्टल शेल बनाने के लिए मुझे 5 स्क्यूट्स की नीड थी और अभी मेरे बाकी के एग हैच नहीं हुए थे। उसके बाद मैंने एक इंचेंटमेंट टेबल बनाई और एक बुक शेल्फ बना के डायमंड की एक शोवल बना के उसे इंचेंट किया और फिर थोड़ी देर सैंड माइन की। अगले दिन मैंने एक पोर्टल बनाया, फिर एक न्यू शील्ड बना के पोर्टल को लाइट अप किया और नेदर में एंटर कर गया। मेरा नेदर स्पॉन बहुत ही बेकार था, क्योंकि आसपास का पूरा एरिया ब्लॉक्ड था और ऊपर से मैं एक बेसॉल्ट बायोम में था। मैंने एक डायरेक्शन में एक टनल बनाते हुए उसे खोदना स्टार्ट किया ताकि एक ओपन एरिया तक पहुंच सकूं, क्योंकि वहीं पर ही मुझे फोर्ट्रेस मिल सकती थी। तो गाइस, मुझे इस एरिया में तो कुछ भी नहीं मिला। अब वापस जाके मुझे किसी और डायरेक्शन में माइन करना पड़ेगा। दूसरी डायरेक्शन में भी मुझे कोई ओपन एरिया नहीं मिला, इसलिए मैं थर्ड डायरेक्शन में माइन करने लगा। थर्ड डायरेक्शन में भी मैं काफी देर से माइन कर रहा था और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी मुझे माइन करते हुए एक ब्लेज की साउंड सुनाई दी। मैंने अपने सबटाइटल्स देखे और मैं एकदम सही डायरेक्शन में माइन कर रहा था। मैंने थोड़ा सा और माइन किया और मैं डायरेक्ट एक ब्लेज स्पॉनर पर जाके पहुंचा। वो पूरी फोर्ट्रेस ही बरीड थी। उसके बाद मैंने काफी सारे ब्लेजेस को मारा और फिर आगे फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने लगा। वहीं कुछ विदर स्केलेटन्स को मारने पर मुझे एक विदर हेड भी मिल चुका था। खैर, अभी तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर मिल गया है तो डेकोरेशन के काम ही आएगा। उसके बाद मैंने वहां से नेदर वॉट कलेक्ट किया और फोर्ट्रेस में चेस्ट ढूंढने लगा। वहां जितनी भी चेस्ट थी उसमें मुझे कुछ खास लूट मिली नहीं, इसलिए डे 21 को मैं वापस आइलैंड के लिए निकल गया। अगले दिन मैंने एक चेस्ट बना के नेदर से लाए हुए आइटम्स को उसमें डाला और फिर बैम्बू फार्म में जाके बैम्बू तोड़ने लग गया।
मेरी एक पूरी सिंगल चेस्ट बैम्बू प्लैंक से भर चुकी थी। उसके बाद मैंने ब्लेज रॉड से एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया और फिर इसमें बॉटल्स डाल के वाटर ब्रीदिंग पोशंस बनाने रख दिए। पोशन बनाते बनाते शाम हो चुकी थी और नेदर में फाइट करते हुए मेरी गोल्ड की लेगिंग भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने लिए आयरन की एक लेगिंग बनाई और फिर सारी तैयारी करने के बाद अगली सुबह निकल गया ओशन मॉन्यूमेंट में रेड करने के लिए। मॉन्यूमेंट से पहले ही मैंने अपनी रेंडर डिस्टेंस को 2 पर सेट कर लिया था, जिससे 2 चंक के बाहर के सारे मॉब्स फ्रीज हो चुके थे। इससे मॉन्यूमेंट में रेड करते हुए मुझे थोड़ी हेल्प तो जरूर मिलने वाली थी। मैं डायरेक्ट मॉन्यूमेंट के पीछे गया जहां पर गोल्ड ब्लॉक्स थे, पर वहां पहुंचते ही मुझे माइनिंग फटीग मिल चुका था। मॉन्यूमेंट के पिछले हिस्से में गोल्ड रूम किसी भी रैंडम जगह पर हो सकता है और मैं माइनिंग फटीग के खत्म होने का वेट तो नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने नीचे उस ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर दिया। काफी देर तक माइन करने के बाद फाइनली वो ब्लॉक टूट चुका था और मेरे नीचे ही गोल्ड रूम था। मैं अपनी राफ्ट को थोड़ा सा दूर लेके गया और माइनिंग फटीग के खत्म होने का इंतजार करने लगा। माइनिंग फटीग के खत्म होते ही मैं वापस आया और जैसे ही मैंने गोल्ड ब्लॉक के ऊपर का ब्लॉक माइन किया तभी मुझे फिर से माइनिंग फटीग मिल गया और अब दोबारा से इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अगले दिन फिर से मैं वहां पर गया और इस बार मैंने वहां से सारे गोल्ड ब्लॉक्स माइन कर लिए। उसके बाद मैं एक और मॉन्यूमेंट गया और इस बार बिना माइनिंग फटीग के मैंने बड़े आराम से सारे के सारे गोल्ड ब्लॉक्स को माइन कर लिया था। वापस आते वक्त मैंने एक अंडर वाटर रूइन लूटा, फिर एक रूइन पोर्टल से 2 गोल्ड ब्लॉक्स माइन किए और साथ ही अपने आइलैंड के पास के रूइन पोर्टल वाले गोल्ड ब्लॉक को भी मैंने माइन कर लिया था और अब मेरे पास टोटल 19 गोल्ड ब्लॉक्स हो चुके थे और कुछ गोल्ड मेरे पास पहले से ही था। अब नेदर जाके मैं आराम से एंडर पर्ल और स्ट्रिंग्स की ट्रेड कर सकता था और दिन भर की इस थकान को मिटाने के लिए मैं शाम के वक्त ओशन में गया और वहां जाके फिशिंग करने लग गया। डे 26 को मैंने अपनी इन्वेंट्री को खाली किया, फिर एक न्यू शील्ड बना के मैं नेदर में ट्रेड करने के लिए चला गया। मैं 3 डायरेक्शन में ऑलरेडी माइन कर चुका था, जिसमें से एक में फोर्ट्रेस थी और बाकी 2 में कोई भी ओपन एरिया नहीं था और अब बारी थी आखिरी डायरेक्शन में माइन करने की, तो मैंने वही किया। थोड़ी देर माइन करने के बाद मुझे एक ओपन एरिया मिल चुका था। मैं ब्लॉक्स लगाते हुए अपना पाथवे मार्क करता गया और एक क्रिम्सन फॉरेस्ट में पहुंचकर वहां खड़े पिगलिन से मैंने ट्रेड स्टार्ट कर दी। मैंने एक चेस्ट बनाई और सारा आइटम उसमें डाल दिया और अब मुझे स्ट्रिंग्स के साथ साथ एंडर पर्ल की ट्रेड भी मिलने लगी थी। मैंने वहां से कुछ क्रिम्सन स्टेम कट किए, फिर एक हो बना के श्रूम लाइट्स भी कलेक्ट की। अपना सारा गोल्ड खत्म करने के बाद मेरी एक डबल चेस्ट ऑलमोस्ट भर चुकी थी। कुछ देर तक और वुड कट करने के बाद मैंने सारा काम का सामान अपनी इन्वेंट्री में रखा और फिर वापस आइलैंड के लिए निकल गया। अगले दिन मैंने नेदर से लाए हुए पोर्क चॉप को कुक करने रखा, फिर एक बो बना के 2 बुक शेल्फ बनाई और अपनी पिकैक्स को इंचेंट किया। मुझे जो भी रैंडम इंचेंटमेंट मिल रही थी मैं उसी को लगा रहा था। मैंने अपनी एक और पिकैक्स में इंचेंटमेंट लगाई, फिर एक एनमिल बना के उसे रिपेयर किया। मेरी चेस्ट में जितनी भी सैंड पड़ी थी मैंने उससे सैंड स्टोन में कन्वर्ट किया, फिर एक छोटा सा रूम बनाया। ये रूम था ज़ॉम्बी विलेजर के लिए। रूम में डोर लगाने के बाद मैंने बहुत सारी राफ्ट बनाई और फिर उन्हें जगह जगह आइलैंड में रख दिया, जिससे मैं बाकी मॉब्स को उसमें फंसा सकूं और अपने ज़ॉम्बी विलेजर को आसानी से ट्रैप कर सकूं। रात होने को थी, मैंने जल्दी से सैंड का टावर बनाया और वेट करने लगा ज़ॉम्बी विलेजर के स्पॉन होने का। थोड़ी देर में ही मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिख चुका था। इससे पहले कि वो डिस्पॉन हो जाता मैं जल्दी से उसके पास गया। मुझे उस वक्त बस एक ही डर लग रहा था कि कोई स्केलेटन मुझे मारने के चक्कर में उसे न मार दे और उसे अपने पीछे पीछे रूम की तरफ लेके आया। मैं जल्दी से रूम में गया और डोर ओपन करके उसका वेलकम किया। फिर मैंने एक राफ्ट रखी और दूसरी साइड चला गया। मुझे देखकर ज़ॉम्बी विलेजर भी मेरी तरफ आने लगा और फाइनली राफ्ट में जाके बैठ गया। उसके बाद मैंने एक और टावर बना के उसमें चढ़ने की कोशिश की, पर स्केलेटन ने मुझे नीचे गिरा दिया। खैर उसे मारने के बाद मैं वापस टावर बना के ऊपर चढ़ा और वेट करने लगा अपने दूसरे ज़ॉम्बी विलेजर का। पर इस बार मुझे ज़ॉम्बी विलेजर नहीं बल्कि एक विच दिखी थी। अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए मुझे शुगर सिर्फ इस विच से मिल सकता था, इसलिए मैं जल्दी से नीचे कूदा और उसे मारने लगा। पर उसके साथ साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी मेरी तरफ आने लगे थे और मजबूरी में मुझे उसे बो से मारना पड़ा। दूरी का फायदा उठाकर विच ने मुझ पर बहुत सारे पोशंस फेंके, पर एंड में मैंने उसे मार ही डाला। उस विच के मरने के बाद ड्रॉप के नाम पर मुझे सिर्फ 2 स्टिक्स ही मिली और अब धीरे धीरे सनराइज भी होने लगा था। मैंने एक नेम टैग रेडी किया और उसे अपने ज़ॉम्बी विलेजर को दे दिया एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर फिशिंग की, फिर एक न्यू रूम बनाया अपने दूसरे ज़ॉम्बी विलेजर को ट्रैप करने के लिए। साथ ही मैंने एक और नेम टैग बनाया ताकि अगर मैं उसे बोट में ना बिठा पाऊं तो कम से कम नेम टैग दे दूं जिससे वो डिस्पॉन ना हो। और सब कुछ रेडी करने के बाद मैं फिर से फिशिंग करने में लग गया। फिशिंग करते हुए मुझे एक बहुत कमाल की फिशिंग रॉड मिली जिसमें कुछ अच्छी इंचेंटमेंट थी। मैंने अपनी मेंडिंग वाली फिशिंग रॉड को इससे मर्ज करके इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। रात होते ही मैंने फिर से एक टावर बनाया और वेट करने लगा ज़ॉम्बी विलेजर्स का। टावर से नीचे मुझे एक विच दिखी थी, पर उसे मारने के बाद भी मुझे शुगर नहीं मिला। मैं राफ्ट से अपने आइलैंड के आसपास घूम रहा था कि तभी अचानक मेरी नजर एक बेबी ज़ॉम्बी पर पड़ी। मैं उसे बचाना तो चाहता था पर आसपास बहुत सारे मॉब्स थे।
और मॉब से लड़ते हुए एक क्रीपर आके फट गया। मुझे तो कुछ नहीं हुआ पर वो बेचारा चिकन मारा गया। कुछ देर बाद मुझे अपने बैम्बू फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखाई दिया। मैं उसे लेके जाने ही वाला था कि तभी एक स्केलेटन मुझे बो से मारने लगा। स्केलेटन का एक एरो ऑलरेडी ज़ॉम्बी विलेजर को लग चुका था। अब अगर एक और लगता तो वो मर सकता था, पर ये क्या, मेरा वो ज़ॉम्बी विलेजर जाके उस स्केलेटन को राफ्ट में ही मार आया। स्केलेटन अगर राफ्ट में नहीं बैठा होता तो शायद वो मेरे ज़ॉम्बी विलेजर को मार डालता, पर मेरा यह प्लान काम कर गया था। मैं उस ज़ॉम्बी विलेजर को रूम तक लेके जा रहा था, पर एक क्रीपर उसके साथ साथ कदम पर कदम मिला के चुपके से पीछे पीछे आ रहा था प्लान खराब करने के लिए। पर मैंने भी चालाकी दिखाई और एक राफ्ट में दोनों को बिठा दिया। उसके बाद चेस्ट से एरो निकाल के मैंने उस क्रीपर को मार डाला और फाइनली मेरा दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर भी सुरक्षित अपने रूम तक पहुंच चुका था। सब काम करने के बाद मैंने अपने फार्म में जाके क्रॉप्स को रीप्लांट किया और फिर वापस से बैम्बू कलेक्ट करने में लग गया। रात को ही मैंने एक बार फिर से टावर बनाया और उसमें चढ़ के विच का इंतजार करते रहा, पर वहां कोई भी विच स्पॉन नहीं हुई और बिना शुगर के ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करना इम्पॉसिबल था। डे 31 को मेरे बाकी टर्टल्स भी ग्रो हो चुके थे। मैंने अपने लिए एक टर्टल शेल बनाया, फिर उसे पहनकर समुद्र की गहराइयों में डूबता चला गया। टर्टल शेल पहनकर मैं पानी के अंदर थोड़ी देर तक फिश मारता रहा, फिर एक अंडर वाटर रून से लूट कलेक्ट की और आगे निकल गया ओशन मॉन्यूमेंट की तलाश में, क्योंकि इस बार का गोल्ड मुझे गोल्डन कैरेट्स बनाने के लिए चाहिए था। मॉन्यूमेंट पर पहुंचकर जैसे ही मैं नीचे गया मुझे माइनिंग फटीग मिल चुका था और फिर उसके खत्म होने तक मुझे वेट करना पड़ा। मैंने वहीं से एक और अंडर वाटर रून को लूटा और फिर मॉन्यूमेंट के लिए वापस चला गया। इस बार बिना देरी किए मैं गोल्ड रूम तक पहुंचा और सारा गोल्ड माइन कर लिया। शाम होते होते काफी सारी लूट के साथ मैं वापस अपने आइलैंड पर पहुंच चुका था। अगले दिन सुबह उठकर मैंने अपने फार्म को थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया और साथ ही उसे थोड़ा एक्सपेंड भी किया ताकि फ्यूचर में अपने ज़ॉम्बी विलेजर्स को ब्रीड कर सकूं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्लिंट कलेक्ट किया। अगले दिन मैंने कुछ रॉकेट्स बनाए, फिर एक डायमंड स्वॉर्ड बना के उसे इंचेंट किया। उसके बाद सारा आइटम अपनी इन्वेंट्री में रखकर मैंने एंडर पर्ल्स को आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट किया और फिर बचे हुए दिन में फिशिंग करने लग गया। इस बार फिशिंग का मुझे अच्छा फायदा मिला, एक अच्छी इंचेंटमेंट बुक के साथ। अब मेरी मर्जी थी कि मैं इसे बो में यूज करूं या फिर स्वॉर्ड में, क्योंकि इसमें स्माइट और पावर दोनों इंचेंटमेंट थी। उसके बाद वापस से मैंने अपने फिशिंग को कंटिन्यू किया और अगले दिन अपनी डायमंड की स्वॉर्ड में मैंने उस इंचेंटमेंट को लगाया। उसके बाद मैंने अपनी लेगिंग को रिपेयर किया, फिर बाकी का ब्रांड न्यू आर्मर बनाया, क्योंकि एक्सपी ना होने की वजह से मैं उसे रिपेयर नहीं कर सकता था। उसके बाद मैंने कुछ स्लो फॉलिंग पोशंस बनाए, साथ ही कुछ बैम्बू प्लैंक्स लेके मैंने अपना पहला आई ऑफ एंडर थ्रो किया और निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। रास्ते में जाते हुए मैंने एक शिपरैक लूटी जिसमें मुझे कुछ काम की चीजें मिली। मैं अपने साथ ट्रेजर मैप भी लेके गया था, इस होप में कि अगर वो पास में होगा तो मैं चले जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। अगले दिन फाइनली लोकेशन पर पहुंचकर मैंने नीचे की तरफ माइन करना स्टार्ट किया और एक केव में पहुंच गया। मैंने केव को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। मुझे वहां पर एक जियोड तो मिला पर डायमंड्स कहीं नहीं दिखे, इसलिए मैंने वापस से माइनिंग कंटिन्यू की और थोड़ा सा और नीचे जाने पर मुझे फाइनली स्टोन ब्रिक्स दिख चुके थे, जिसे मैंने माइन किया और स्ट्रॉन्ग होल्ड की एंट्रेंस पर पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग होल्ड में सबसे पहले मुझे लाइब्रेरी ढूंढनी थी, क्योंकि वहां से मुझे अपने इंचेंटमेंट रूम के लिए बुक्स लेनी थी। लाइब्रेरी ढूंढने के लिए जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे दीवार से सिल्वर फिश की आवाज सुनाई दे रही थी और जैसे ही मैंने कुछ ब्लॉक्स माइन किए तो मैं डायरेक्ट पोर्टल रूम में पहुंच चुका था। मैंने वहां से स्पॉनर को हटाया, फिर आई ऑफ एंडर लगा के पोर्टल को एक्टिवेट किया। उसके बाद अपनी बची हुई एक आई को थ्रो करके मैं वापस लाइब्रेरी ढूंढने के लिए निकल गया। जिस लाइब्रेरी को मैं इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में हर जगह ढूंढ रहा था वो तो मेरे पोर्टल के एग्जैक्ट सामने थी, बस दीवार की वजह से मुझे नजर नहीं आ रही थी। लाइब्रेरी पहुंचकर मैंने चेस्ट को ओपन किया जिसमें कुछ इंचेंटमेंट बुक्स, एक स्मिथिंग टेम्पलेट और बहुत सारे पेपर्स मिले। लाइब्रेरी के जस्ट ऊपर ही एक माइन शाफ्ट भी थी। मैंने ऊपर जाके उसे देखा पर वो हर तरफ से ब्लॉक्ड थी। मैंने एक एक करके लाइब्रेरी से सारी बुक शेल्फ्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। मुझे लाइब्रेरी के दूसरी चेस्ट में एक स्मिथिंग टेम्पलेट और एक मल्टी शॉट इंचेंटमेंट मिली जिसे मैंने अपनी इन्वेंट्री में रख लिया। साथ ही मैंने अपनी सारी बुक्स को वापस से बुक शेल्फ में कन्वर्ट किया और फिर कुछ ओक प्लैंक्स काटने लग गया। सब कुछ करने के बाद मैं वापस से पोर्टल रूम में आया और एंड में एंटर कर गया। एंड में पहुंचकर मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल रखी और एक चेस्ट बना के उसमें वो सारा आइटम रख दिया जो मुझे घर लेके जाना था, पर अभी उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग्स को वूल में कन्वर्ट किया और अपने लिए बेड्स बनाए। ये बेड्स मेरे लिए नहीं बल्कि ड्रैगन्स के लिए थे, उसे हमेशा के लिए सुलाने के लिए। मैंने चेस्ट में से स्लो फॉलिंग पोशन लिया ताकि उसमें ड्रैगन ब्रेथ कलेक्ट कर सकूं और फिर ऊपर की तरफ स्टेयर बनानी शुरू कर दी। ऊपर पहुंचकर मैं डायरेक्ट फाउंटेन तक गया और उसमें एक ऑब्सीडियन लगाया, लेकिन तभी मुझ पर ड्रैगन ने अटैक भी किया।
मैंने जल्दी से अपना पोशन पिया, फिर बॉटल खाली करके उसमें ड्रैगन की ब्रेथ भरी। उसके बाद मैं वापस ऑब्सीडियन पिलर की तरफ गया और एक टावर बना के उसमें चढ़ गया और वेट करने लगा ड्रैगन के पर्च करने का। थोड़ी देर तक इधर उधर फ्लाई करने के बाद फाइनली ड्रैगन पर्च के लिए तैयार हो रहा था और जैसे ही वो पर्च करने लगा मैंने एंडर पर्ल थ्रो की और अपनी पोजीशन लेके खड़ा हो गया। प्रैक्टिस ना होने की वजह से वन साइकिल में थोड़ा ज्यादा बैट्स लगे, पर फाइनली ड्रैगन मारा जा चुका था। उसके बाद मैंने वहां से एक्सपी कलेक्ट की, फिर ड्रैगन एग लेके कुछ ब्लॉक्स माइन किए और एंड गेटवे के थ्रू एंड आइलैंड में पहुंच गया। मैंने वहां से कुछ कोरस फ्लावर और फ्रूट्स तोड़े, फिर कुछ एंड स्टोन माइन करने के बाद एंड शिप ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। थोड़ा दूर चलने के बाद मैंने एक पिलर बनाया और फिर एंड शिप को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे एक एंड सिटी तो दिखी, बट मैं श्योर नहीं था कि उसमें एंड शिप है या नहीं। मैं एक ब्रिज बना के उस आइलैंड तक पहुंचा और जब पास जाके देखा तो उसमें एंड शिप नजर आ रही थी। ऊपर चढ़ने के लिए मैंने कुछ एंड स्टोन माइन किए, फिर एक टावर बना के एंड शिप में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने शल्कर को मारा और उसने भी मुझे हिट कर लिया था। बहुत तेज था वो शल्कर। उसके बाद मैंने चेस्ट से लूट कलेक्ट की और फाइनली अपनी इलाइट्रा को ले लिया। एक सर्वाइवल आइलैंड में सर्वाइव करते हुए यहाँ तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल तो था, पर मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने वहां रखी एक एक चेस्ट को लूटना स्टार्ट कर दिया। मुझे अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाना था और उसके लिए एंड सिटी से बेटर जगह और क्या हो सकती है। मुझे डायमंड के आर्मर तो मिल ही रहे थे, पर साथ में डायमंड्स भी मिल रहे थे। साथ ही मैंने वहां से बैनर और कुछ एंड रॉड भी कलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं इलाइट्रा से फ्लाइट करते हुए दूसरी एंड सिटी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर मैं चेस्ट रूम में गया और उसमें मुझे कुछ डायमंड्स और मेरा फर्स्ट स्पायर स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिला। उसके बाद मैं एक एक करके वहां रखी सारी चेस्ट को लूटने लग गया। थोड़ी देर बाद मैं एक और एंड सिटी पहुंचा जहां पर एक एंड शिप भी थी। मैंने वहां से अपनी सेकंड इलाइट्रा ली और फिर वापस से लूट कलेक्ट करने लग गया। उसके बाद मैं बाकी की एंड सिटी के लिए आगे फ्लाई करता रहा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर रॉकेट्स पे पड़ी तो मैंने देखा कि वो बस अब खत्म होने को थे। इसलिए अब मैंने अपना प्लान चेंज किया और एग्जिट पोर्टल ढूंढने लग गया। थोड़ी देर के बाद भी जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं वापस से अपनी फर्स्ट एंड सिटी की तरफ फ्लाई करने लगा। मेरे रॉकेट्स भी खत्म होने को थे और मेरी इलाइट्रा भी, पर जैसे तैसे मैं रॉकेट्स को बचाते हुए अपने मेन आइलैंड तक पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर मैंने एक सेफ एरिया बनाया, फिर एंडरमैन को मार के पर्ल कलेक्ट करने लग गया ताकि बेस में पहुंचकर मैं अपने लिए एक एंडर चेस्ट बना सकूं। और फाइनली पर्ल थ्रो करके मैं वापस अपने मेन आइलैंड पर आ चुका था। मैंने वहां रखी चेस्ट से अपना सारा सामान कलेक्ट किया और फिर थोड़े से एंड स्टोन माइन किए, क्योंकि दोबारा यहाँ आना थोड़ा मुश्किल था। साथ ही मैंने कुछ ऑब्सीडियन भी माइन किए और फिर एंड पोर्टल से वापस अपने बेस पर आ पहुंचा। बेस में पहुंचकर मैंने बुक शेल्फ से अपने इंचेंटमेंट रूम को कंप्लीट किया, फिर एक एंडर चेस्ट बना के उसे भी वहां पर रख दिया। उसके बाद मैंने अपनी कुछ बुक्स को इंचेंट किया और फिर अपनी इलाइट्रा में अनब्रेकिंग 3 लगाई। साथ ही अपने डायमंड की स्वॉर्ड और बो में भी मैंने इंचेंटमेंट ऐड की। उसके बाद मैंने सारी लूट को एक डबल चेस्ट में रखा जो मुझे इस लॉन्ग ट्रिप से मिली थी। तो गाइस ये है वो सारी लूट जो मुझे एंड सिटी से मिली। इसमें से कुछ में तो बहुत अच्छी इंचेंटमेंट थी। मुझे सब कुछ मिला था पर हेलमेट और लेगिंग नहीं मिली, इसलिए मैंने एक डायमंड की लेगिंग और हेलमेट बनाया और फिर उसे इंचेंट किया। लेगिंग को इंचेंट करने के बाद हेलमेट के लिए तो एक्सपी बचे ही नहीं, इसलिए मैंने अभी के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया। रात का टाइम था पर मैं सोया नहीं, क्योंकि मुझे अपनी इलाइट्रा को रिपेयर करने के लिए फैंटम मेम्ब्रेन की जरूरत थी। मैंने थोड़ी देर तक अपने क्रॉप फील्ड में काम किया और साथ ही फैंटम्स को भी मारता जा रहा था। और काफी सारे फैंटम्स को मारने के बाद मैंने अपनी दोनों इलाइट्रा को रिपेयर कर लिया था। उसके बाद मैंने अपनी चेस्ट को वाटर लॉक किया ताकि कोई क्रीपर आके ब्लास्ट ना कर सके, क्योंकि इस चेस्ट में बहुत ही कीमती आइटम्स थे जिसे मैं बहुत मेहनत से ले गया था। डे 41 को मैं ज़ॉम्बी स्पॉनर में गया और मैंने उस एरिया को थोड़ा एक्सपेंड किया और साथ ही मैं एक्सपी भी कलेक्ट करता जा रहा था और मुझे ज़ॉम्बीज को मार के कुछ पोटैटो सीड्स भी मिले। अगले दिन मैंने फार्म में जाके उन पोटैटोस को भी प्लांट कर दिया। उसके बाद मैंने एक नेम टैग रेडी किया विच के लिए, ताकि इस बार भी अगर मुझे शुगर ना मिले तो अगली बार मैं एक विच को ट्रैप करूं और विलेजर्स के सामने लेके जाऊं, जिससे वो मुझ पर पोशन ऑफ वीकनेस थ्रो करेगी और वो उन विलेजर्स पर भी चला जाएगा। मुझे किसी भी हाल में उन विलेजर्स को क्योर करना था। उसके बाद मैंने कुछ बैम्बू तोड़े और फिर विच को ट्रैप करने के लिए एक रूम बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अपने आइलैंड के लाइट लेवल को एकदम 0 करने के लिए मैंने अपने कैंप फायर और इंचेंटमेंट टेबल दोनों को सैंड से ढक दिया। साथ ही मैंने अपने पोर्टल को भी कंप्लीटली बंद कर दिया ताकि विच को स्पॉन होने के लिए पूरा आइलैंड मिल जाए। मैंने वहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाया और फिर वेट करने लगा विच के स्पॉन होने का। इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई, पर वहां पर कोई भी विच स्पॉन नहीं हुई। अगले दिन मैं ज़ॉम्बी स्पॉनर के पास जाके एक्सपी कलेक्ट कर रहा था और कुछ देर बाद वहां पर एक चिकन पर बैठा बेबी ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ। मैंने एक एक करके उसके साथियों को मारा और उसे किसी तरह एक राफ्ट में बिठाया। उसके बाद मैं ऊपर से सीड लेके आया और उसे राफ्ट से हटा के धीरे धीरे ऊपर लेके जाने लगा। मैंने अपने आइलैंड के नीचे एक एरिया बनाया
और उसे उसमें रख दिया। चिकन को ट्रैप करने के बाद मैं ऊपर गया और फिर से इस तेज बारिश में विच के स्पॉन होने का वेट करने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे बैम्बू फार्म के पास में एक विच दिखी। मैं जल्दी से नीचे गया और उसे मारने लगा। विच को देख के मैं इतना पागल हो चुका था कि आसपास से मुझे मार रहे मॉब्स को मैं भूल ही चुका था। मैं कंटिन्यू विच को मारता रहा और फाइनली उसे मारने के बाद मुझे शुगर मिल चुकी थी। इतने दिनों की मेरी मेहनत आखिर रंग लाई। मैं जल्दी से उस चिकन के पास गया और वही हुआ जो होना था। चिकन को मैंने ना ही सीड दिया था, ना ही कोई नेम टैग, और ना ही मैंने उसे किसी राफ्ट में बिठाया था, इसलिए वो मेरे टावर पर रहने की वजह से डीस्पॉन हो चुकी थी। खैर, अब मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। डे 44 को मैंने आसपास घूम रहे कुछ मॉब्स को मारा और फिर पोशन बनाने के लिए कुछ ग्लास स्मेल्ट करने रखे। मेरे बाकी बचे हुए टर्टल्स भी अब ग्रो हो चुके थे और मेरे पास कुछ और स्क्यूट्स हो चुके थे। ग्लास स्मेल्ट होने के बाद मैंने उनसे बॉटल्स बनाए और उनमें पानी भर के लेकर आया। उसके बाद मैंने उनको ब्रूइंग स्टैंड में रखा और पोशन ऑफ वीकनेस बनाने स्टार्ट कर दिए। पोशन रेडी होने के बाद मैंने अपने दोनों विलेजर्स को क्योर करने के लिए छोड़ दिया और मैं चला गया अपने क्रॉप फील्ड में काम करने के लिए। फार्म में काम करने के बाद मैंने अपने 2 डायमंड की शोवल को मर्ज करके एक अल्टीमेट शोवल में कन्वर्ट किया और फिर सैंड माइन करने में लग गया क्योंकि धीरे धीरे अब मुझे अपने इस आइलैंड को भी ट्रांसफॉर्म करना था। सैंड माइन करते हुए ही मुझे मेरे डॉक्टर बनने की उपाधि मिल चुकी थी। शाम को मैंने एक लैक्टन बनाई और फिर अगले दिन गोल्ड लेके नेदर चला गया स्ट्रिंग्स की ट्रेड के लिए। नेदर जाके मैंने अपना सारा गोल्ड उन पिगलिन्स को दे दिया, पर अभी भी उन्होंने मुझे सिर्फ 3 स्ट्रिंग दिए थे। ट्रेड खत्म होने पर मुझे स्ट्रिंग तो सिर्फ 11 मिले, पर फालतू का बहुत सारा आइटम मिल चुका था। वापस आके मैंने अपनी चेस्ट से सारी स्ट्रिंग्स को कलेक्ट किया और एक बेड बनाया। साथ ही मैंने अपने उस पुराने वूल को भी इन्वेंट्री में रखा और अब मुझे दूसरा बेड बनाने के लिए सिर्फ 2 स्ट्रिंग की जरूरत थी। रात को मैं अपने ऊपर प्लेटफॉर्म पर स्पाइडर के स्पॉन होने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर नीचे घूमता नजर आया। मैं जल्दी से नीचे गया और उसे एक राफ्ट में बिठा के चारों तरफ से बैम्बू प्लैंक से बंद कर दिया। मेरे पास पहले से ही एक पोशन रेडी था, इसलिए मैंने उसे लेके ज़ॉम्बी विलेजर को रात में ही क्योर करने रख दिया। उसके बाद कई सारे स्पाइडर और बाकी मॉब्स को मारने के बाद मैंने काफी सारा गन पाउडर और स्ट्रिंग्स कलेक्ट कर लिए थे। मैंने 2 बेड्स बनाए और उसे बीच वाले रूम में रख दिया। उसके बाद अपने विलेजर के राफ्ट को लेके मैं उस रूम तक गया। मैं इतनी देर से उसे लैक्टन बनाना चाहता था, पर वो तो निकला एक साइंटिस्ट। फट से जाके क्लैरिक की जॉब पकड़ ली और उसका दिल रखने के लिए मैंने भी उससे थोड़ी ट्रेड कर ली। जिंदगी बदल गई उसकी। ज़ॉम्बी से सीधा क्लैरिक, क्या बात है। ट्रेड करने के बाद मैंने उसे रूम के अंदर शिफ्ट किया और बाहर से एक ट्रैप डोर लगा दिया ताकि वो एस्केप ना कर सके। उसके बाद मैं अपने दूसरे विलेजर के पास गया और उसे भी जॉब देने की कोशिश की। उसने तो जॉब नहीं ली, पर बॉन्ड ने वो जॉब पकड़ ली और सीधे उसने मुझे एफिशिएंसी 5 ऑफर की। पर इस वक्त मुझे एफिशिएंसी नहीं बल्कि मेंडिंग की जरूरत थी, इसलिए मैं बार बार उसकी जॉब को रीसेट करके उससे मेंडिंग लेने की कोशिश करने लगा। डे 47 को उसने मुझे मेंडिंग ऑफर की और वो भी सिर्फ 1 एमराल्ड में। मैंने अपनी चेस्ट से कुछ बुक्स और एमराल्ड लिए और उससे मेंडिंग की बुक्स लेने लगा और उसके बाद अपने टूल्स और आर्मर में मैंने मेंडिंग लगानी शुरू कर दी और गलती से मैंने अपनी मेंडिंग वाली शोवल में फिर से मेंडिंग लगा दी। खैर, सस्ती ट्रेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने सारे टूल्स और आर्मर में मेंडिंग लगा दी थी। मेरे पास मेंडिंग वाले दूसरे बूट्स थे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया और हेलमेट तो बेचारा भी इंचेंट भी नहीं हुआ था। अपने आखिरी वाले विलेजर को मैंने एक फ्लेचर बनाया और अपना पूरा बैम्बू फार्म उसके नाम कर दिया। ट्रेडिंग करने के बाद अपने फ्लेचर को भी मैंने उस विच हाउस में शिफ्ट कर दिया। रात के वक्त वो बेचारा गहरी नींद में था और मैं उसे गाजर दिया जा रहा था। अगले दिन फ्लेचर से ट्रेड करके मैंने काफी सारे एमराल्ड्स इकट्ठे किए। मैंने अपने आधे से ज्यादा बैम्बूस फ्लेचर को बेच दिए थे। उसके बाद मैंने अपने रूफ को थोड़ा और हाइट दी ताकि विलेजर्स को ब्रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद थोड़ी देर तक मैंने अपने क्रॉप फील्ड में काम किया, फिर अपने 3rd विलेजर को भी बाकी 2 विलेजर्स के साथ छोड़ दिया। डे 49 को मैंने अपने विलेजर का पुराना वाला रूम तोड़ना शुरू कर दिया था क्योंकि वो तीनों एक ही रूम में खुशी खुशी रहने लगे थे। दोनों रूम्स को तोड़ने के बाद मैं वापस फ्लेचर से ट्रेड करने के लिए चला गया। मेरे इन विलेजर्स का अभी भी कोई बेबी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने चेस्ट से कुछ बोन मिल लिया और कैरेट्स कलेक्ट करने के लिए चला गया। खूब सारे कैरेट्स इकट्ठे करने के बाद मैं वापस आया और सारे के सारे कैरेट्स उनको दे दिए। जब तक वो ब्रीड करते हैं मैं अपने बैम्बू फार्म में गया और बैम्बू तोड़ने में लग गया। मेरे बैम्बू का स्टॉक भी अब खत्म होने को था। इस आइलैंड में मेरे पास यही एक चीज थी जिससे मैं विलेजर से खूब सारी ट्रेड कर पा रहा था। काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने विलेजर के पास गया तो मैंने देखा कि एक नन्हा सा बालक बेड में लेटा हुआ था, लेकिन उसका सिर्फ शरीर ही बालक वाला था, चेहरे से तो पूरा बिजनेसमैन लग रहा था। डे 50 का पूरा दिन मैंने अपने ज़ॉम्बी स्पॉनर में बिताया। मुझे वहां से एक्सपी तो मिल ही रही थी, पर साथ में काफी सारा रॉटन फ्लैश भी मिल रहा था जिसे मैं क्लैरिक को देके एमराल्ड्स ले सकता था।
डे 51 की सुबह थी और एक आयरन गोलम हमारे आइलैंड में पधारे थे। मेरे कुछ और नए बेबी विलेजर्स भी हो चुके थे जो मजे से बाहर घूम रहे थे। मैं सीधे अपने बैम्बू फार्म में गया और वापस से बैम्बू काटने लगा। मेरा एक और विलेजर बड़ा हो चुका था और उसने फार्मर की जॉब पकड़ ली थी, पर उससे ट्रेड करने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी चेस्ट से वेट निकाल के कुछ ब्रेड बनाए और अपने आइलैंड की सैंड लेयर्स को हटाने में जुट गया। रात को मैंने देखा कि मेरा एक बेबी विलेजर बाहर घूमते हुए ही बड़ा हो चुका था और अब वो डोर से अंदर नहीं जा पा रहा था। मैंने वहां से ट्रैप डोर हटाया और वो फिर आराम से सोने के लिए चला गया। अगले दिन मैंने एक स्पिनिंग टेबल बनाई और अपने एक विलेजर को जॉब दी। फिर चेस्ट से एमरल्ड निकाल के उससे ट्रेड करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर तक ट्रेड करने के बाद मैंने उससे डायमंड की 3 एक्स ली जिसमें एफिशिएंसी 2 की इंचेंटमेंट थी। उसके बाद मैंने एक और एक्स ली और सबको मर्ज करके एफिशिएंसी 4 बनाया और साथ ही मैंने उसमें मेंडिंग भी ऐड कर दी थी। रात के वक्त मैंने एक शल्कर बॉक्स बनाया और फिर नेदर में चला गया वुड इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि अब टाइम आ चुका था अपने लिए एक बेस बनाने का। नेदर में फ्लाई करते हुए मैं एक वॉर्म्ड फॉरेस्ट ढूंढने लगा। फ्लाई करते हुए मुझे एक बास्टन भी दिख चुका था। जब मैं थोड़ा करीब गया तो पता चला कि वो एक ब्रिज बास्टन है जिसमें चेस्ट वाली लूट थोड़ी सी कम होती है। मैं बास्टन के रूप से नीचे आया और अपनी पहली चेस्ट ओपन की जिसमें कुछ स्ट्रिंग्स के साथ मुझे एक एंशिएंट डिब्री मिली। उसके बाद मैंने दूसरी चेस्ट ओपन की और उसमें भी कुछ स्ट्रिंग्स और एक लोड स्टोन था। उसके बाद ब्रिज में मैंने एक हॉगलिन को ठिकाने लगाया और फिर वहां से सारा गोल्ड माइन कर लिया। थोड़ी देर और फ्लाई करने के बाद मुझे एक वॉर्म्ड फॉरेस्ट तो दिखा, पर वो पूरा बरीड लग रहा था। मैंने वहां से थोड़ा सा वुड काटा और फिर बाकी का एरिया ढूंढने लगा। एक टनल के रास्ते में आगे बढ़ा और फाइनली मुझे एक बड़ा एरिया दिखा। मैंने एक एक करके वहां से सारे ट्रीज को कट करना स्टार्ट किया। काफी सारा वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने उसे शेल्टर बॉक्स में रखा और फिर वापस आइलैंड के लिए निकल गया। पोर्टल के पास पहुंचकर मैंने वहां से थोड़ा ब्लैक स्टोन भी कलेक्ट किया जो मेरे इस सर्वाइवल आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करने में काम आ सकता था। आइलैंड पर पहुंचकर मैंने एक कैट को वहां घूमते हुए देखा। मेरे पास चेस्ट में रॉक कॉर्ड पड़ा था तो मैंने जल्दी से उसे निकाला और कैट को खिलाकर उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। फिर एक चेस्ट में सारे वुड और बाकी का बिल्डिंग मटेरियल रख दिया। साथ ही मैंने एक फर्नेस में कॉबल स्टोन भी स्मेल्ट करने रखा। थोड़ी देर में मुझे एक और कैट दिखी तो मैंने उसको भी फीड कराया और अपना दोस्त बना लिया। उसके बाद मैं अपने ज़ॉम्बी स्पॉनर वाली केव में गया और वहां से डियोराइट माइन करने लग गया। वहां से सारा डियोराइट माइन करने के बाद मैं एंडरसाइट माइन करने में लग गया। साथ ही मैंने वहां से कुछ कॉबल स्टोन भी माइन किया और फिर वापस आइलैंड के लिए निकल गया। शल्कर बॉक्स खाली करने के बाद मैं अपनी डायमंड माइन में गया क्योंकि वहां पर मैंने डीप स्लिट रखे थे जो मुझे डायमंड माइनिंग से मिले थे। डे 56 को मैं माइन में मिले एक जियोड में गया और वहां से एमेथिस्ट और कैल्साइट माइन करने लगा। मैं जियोड में एमेथिस्ट क्लस्टर वाले ब्लॉक्स को छोड़ रहा था ताकि उनके ग्रो होने पर वापस से उनको माइन कर सकूं। जियोड माइन करते हुए जैसे ही मैं एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए केव में गया तो मुझे मेरे सामने एक लश केव दिखाई दी और लश केव मिलने का मतलब है इनफाइनाइट ओक वुड सप्लाई। अंदर जाके मैंने केव को लाइट अप करना स्टार्ट किया। मुझे वहां पर कुछ डायमंड ओट्स भी दिखाई दे रहे थे, पर अभी मेरा फोकस केव को लाइट अप करने और मॉब्स को मारने में था। लाइट अप करने के बाद मैंने उन ओट्स को माइन किया और जब आखिरी डायमंड ओर को माइन करने गया तो सामने से कुछ मॉब मेरी तरफ चले आ रहे थे। मैंने उस क्रीपर को तो मार दिया था, पर स्केलेटन को मुझे ऐसे नहीं मारना था। मैं चाहता था कि वो खुद एक दूसरे को मारे क्योंकि उनकी लड़ाई करवाने में तो एक अलग ही मजा आता है। तो फिर क्या था, आपस में ही मैंने उन सबको लड़वा दिया और विनर बने स्केलेटन को मैंने चिकन डिनर करवा दिया। मजा आया। उसके बाद मैंने वो आखिरी डायमंड और भी माइन किया। वही मुझे एक आयरन ब्लॉक भी मिला जो थोड़ा सा रेयर होता है। फाइनली मैंने उस बचे हुए जियोड को माइन किया और फिर बाकी की केव को एक्सप्लोर करने लगा। लश केव से मैंने कुछ मॉस ब्लॉक और अजेलिया फ्लावर कलेक्ट किए और फिर एक टावर बना के वहां से स्पोर ब्लॉसम भी कलेक्ट कर लिया। अगले दिन मैंने एक स्पाई ग्लास बनाया और अपनी उन 2 क्यूट सी कैट्स को क्लोजअप में देखा जो सच में बहुत क्यूट लग रही थी। और ये है आयरन गोलम की नाक, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। एक और कैट एकदम कैस्पर जैसा है। स्पाई क्लास के पूरे मजे ले रहा हूं मैं। मैंने कुछ और फर्नेस बनाए और कॉबल स्टोन को स्मेल्ट करने रख दिया। उसके बाद मैंने मॉस ब्लॉक को ग्रास एरिया में रखा और बोन मिल से अपना पहला ट्री उगाया। इस वीराने आइलैंड में ट्री को देख के एक अलग ही खुशी मिल रही थी। एक और चीज पर बोन मिल मार सकते हैं, इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर। तो मार दो जल्दी से बोन मिल और पहुंचा दो 1 मिलियन पर। दोपहर में मैंने एक स्टोन कटर बनाया और फिर अपने बेस के लिए ब्लॉक्स को रेडी करने लग गया। शाम को मैंने अपने उस एरिया को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया जहां पर मुझे अपना बेस बनाना था। आधी रात हो रही थी और मैं चुपचाप अपने काम में लगा था, पर तभी एक विच मुझे वहां खड़ी दिखी। अब मेरे काम के बीच में अगर कोई टांग अड़ाएगा तो यही होगा। अगले दिन सनराइज के साथ ही मैंने अपने बेस की फाउंडेशन बनानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने वॉल्स बनाई और उस स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर ऐड किया जिससे वो सिंपल ना लगे। फर्स्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब मैंने अपना सेकंड फ्लोर बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सबसे पहले वॉर्प्ड स्टेम से पिलर बनाए और फिर रूफ का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। रूफ के लिए मैं डीप स्लेट ब्लॉक यूज कर रहा था और इसी तरह काम करते हुए डे 62 की रात तक मेरी बेस की रूफ रेडी हो चुकी थी।
डे 63 को मैंने अपने बेस का एंट्रेंस रेडी किया और फिर उसमें डोर लगाया। उसके बाद सेकंड फ्लोर की वॉल्स के लिए मैं ब्लॉक रेडी करने में लग गया। शाम को मैंने फ्लोर के लिए बैम्बू कट किए और तभी मुझे मेरे आइलैंड में कुछ पिलेजर्स अपने बॉस के साथ दिखाई दिए। मेरे पास अभी रेड के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए उनके बॉस को आयरन गोलम ने और उन पिलेजर्स को मैंने मार डाला। अगली सुबह मैंने अपने सेकंड फ्लोर का फ्लोर बनाना स्टार्ट कर दिया और इसके लिए मैं बैम्बू स्लैब्स यूज कर रहा था। फ्लोर कंप्लीट करने के बाद मैंने डियोराइट से वॉल्स बनानी स्टार्ट कर दी। वॉल्स बनाने के बाद मैंने श्रूम लाइट अपने पूरे बेस के अंदर लगा दी ताकि मॉब्स वहां पर स्पॉन ना हो। उसके बाद मैंने बची हुई वॉल्स को कंप्लीट किया और साथ ही उनमें डिटेल्स भी ऐड कर दी। इसी बीच मैंने अपने फ्लेचर से थोड़ी सी ट्रेड भी की, फिर टूल स्मिथ से कुछ और एक्स लेकर अपने डायमंड वाली एक्स को रिपेयर किया। मेरा वॉर्प डिस्टेंस भी अब खत्म हो चुका था, इसलिए रात को ही मैंने एक पोर्टल बनाया और वापस नेदर में चला गया वुड लेने के लिए। नेदर से वापस आके मैंने वॉल्स में विंडो लगाई और साथ ही उनमें डिटेलिंग भी ऐड की। डे 67 को मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर में अंडर साइड का फ्लोर बनाया। उसके बाद मैंने सेकंड फ्लोर में जाने के लिए स्टेयर्स बनाई। मेरे अंडर साइड का फ्लोर वॉल्स के साथ ब्लेंड हो रहा था, इसलिए मैंने उसे भी बैम्बू स्लैब से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह और कई दिनों तक काम करने के बाद फाइनली मेरा बेस बनकर रेडी हो चुका था। मैंने कुछ लैंटर्न बनाई और अपने बेस के चारों तरफ लगा दी। साथ ही मैंने बेस के अंदर की श्रूम लाइट को हटा के वहां भी लैंटर्न लगा दी। डे 71 की रात को मैंने अपने बेस में एक स्टोरेज एरिया बनाया जिसमें मुझे अपना सारा आइटम रखना था जो अभी इस पूरे आइलैंड में फैला हुआ था। डे 72 को मैंने अपनी चेस्ट में हर आइटम को सॉर्ट करते हुए रखना स्टार्ट किया। सारी चेस्ट को अंदर शिफ्ट करने के बाद मैंने रात को अपना एन्चेंटमेंट रूम तोड़ा और फिर उसे अपने सेकंड फ्लोर में बनाना स्टार्ट कर दिया। डे 73 को मैंने अपनी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चेस्ट के आइटम्स को शिफ्ट करना शुरू किया। मैंने एक एक करके सारे आइटम्स को लिया और उन्हें अंदर एक चेस्ट में रख दिया। सारा काम खत्म करने के बाद मैं एक बार फिर से चला गया नेदर में वुड इकट्ठा करने। वहां से वापस आते वक्त मेरे रॉकेट्स खत्म हो चुके थे और फिर मुझे वहां से पैदल ही वापस आना पड़ा। वापस आने के बाद मैंने अपने बेस की रूफ में एक चिमनी लगाई क्योंकि इसके बिना मेरा बेस अधूरा सा लग रहा था। चिमनी कंप्लीट करने के बाद मैंने रूफ के टॉप में कुछ फेंसेस लगाए जिससे डीप स्लेट की रूफ में थोड़ा सा कलर ऐड हो रहा था और ये दिखने में भी अच्छा लग रहा था। शाम को अपने क्रॉप्स को कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने माइन वाले एरिया में कुछ बैम्बू प्लैंक्स लगाए क्योंकि ट्रैपडोर के अंदर के सैंड और डर्ट विजिबल हो रहे थे और ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन मैंने अपने बेस के आसपास के सैंड को हटाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मुझे ये पूरा आइलैंड हटाना था। उसके बाद सैंड रखते हुए मैं अपने बेस के आसपास कैलकुलेशन करने लगा क्योंकि मुझे इस आइलैंड को एक सर्कल शेप में बनाना था। अगले दिन डीप स्लेट ब्लॉक से मैंने एक सर्कल की शेप बनानी शुरू की और कई बार तोड़ने के बाद फाइनली मेरा सर्कल सही जगह पर बन चुका था। अगले दिन मैंने अपने पोर्टल को डिस्ट्रॉय किया, फिर एक एंडर चेस्ट बना के उसे अपने बेस में रख दिया। उसके बाद एंडर चेस्ट से मैंने डायमंड्स लिए, फिर अपने शोवल को रिपेयर किया। उसके बाद फाइनली मैंने अपने पूरे आइलैंड को फ्लैट करना स्टार्ट कर दिया। अभी शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। फिलहाल काम पर फोकस करते हैं। डे 78 को मैंने टूल्स में से कुछ डायमंड की शोवल ली, पर इन्हें इंचेंट करने के लिए मेरे पास एक्सपी नहीं थी, तो फिर क्या था, जाना पड़ा वापस से ज़ॉम्बी स्पॉनर में। यहाँ एक्सपी तो कलेक्ट नहीं हो रही थी, पर मेरी शोवल थोड़ी बहुत रिपेयर हो चुकी थी। मैंने काफी एरिया फ्लैट कर लिया था, पर अभी भी बहुत काम बाकी था और मेरी शोवल भी धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही थी। मैंने अपने आइलैंड से एक छोटा सा ब्रिज बनाना स्टार्ट किया जो मेरे आउटर लेयर और बेस वाले लेयर को कनेक्ट करेगा। आउटर लेयर में मुझे विलेजर्स का घर और बाकी सब कुछ बनाना था जिसकी मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली थी। डे 79 को मैंने अपने आउटर लेयर की शेप बनानी स्टार्ट कर दी और इस बार भी मैं वही गलती कर रहा था, डीप स्लेट स्लैब्स को ऊपर वाली लेयर में रखकर। रात तक मेरे आउटर लेयर की शेप बन चुकी थी और उसके बाद मैंने अपने आउटर लेयर की बाउंड्री का काम स्टार्ट कर दिया। पूरी रात काम करने के बाद फाइनली मेरे इस आइलैंड की शेप बन चुकी थी। डे 80 को मैं अपने आइलैंड के पैचेस को फिक्स करने में लग गया। मुझे अपनी उस गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए मैंने अपने आइलैंड की बाउंड्री को तोड़ के एक लेयर नीचे बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपने दोनों आइलैंड के बीच की लेयर को हटाना स्टार्ट किया क्योंकि वहां पर मुझे पानी भरना था। लेयर को हटाने के बाद मैंने बकेट से पूरे एरिया में पानी भरना स्टार्ट कर दिया। डे 82 की सुबह तक मैंने अपने पूरे एरिया में पानी भर लिया था और अब मुझे अपने आइलैंड के अलावा बचे हुए आइलैंड को पानी में मिलाना था। तो मैंने सैंड की लेयर को हटाना शुरू किया और पानी हर तरफ फैलने लगा।
साथ ही मैं अपने बेस वाले आइलैंड की सैंड को हटा के उसे डर्ट से रिप्लेस भी करता रहा। फाइनली मैंने अपने उस बैम्बू फार्म से सारे बैम्बू को तोड़ना स्टार्ट किया और फिर उन्हें कलेक्ट करके अपने नए वाले आइलैंड में रिप्लांट किया। उसके बाद मैंने बचे हुए आइलैंड को डर्ट से रिप्लेस किया। फिर अपनी चेस्ट से वो सिंगल ग्रास ब्लॉक निकाला जो मुझे एंडरमैन ने गिफ्ट किया था और उसे मैंने आइलैंड में लगा दिया ताकि पूरे आइलैंड में ग्रास फैल सके। डे 83 को मैंने कुछ फेंसेस बनाए और उसे अपने विलेजर वाले एरिया में लगाने लग गया। फेंसिंग करने के बाद मैंने बैम्बू तोड़ के कुछ स्लैब्स बनाए और उसे विलेजर वाले एरिया के फ्लोर में लगा दिया। और उसके बाद डर्ट लेने के लिए मैं ज़ॉम्बी स्पॉनर वाली केव में चला गया। मैंने वहां से काफी सारी डर्ट ली, फिर कुछ ज़ॉम्बीज को मारकर शोवल को रिपेयर करने लग गया। वापस आके मैंने देखा तो रात का टाइम था, इसलिए मैं बाहर ही रहा और मॉब्स को मार के अपनी बची हुई शोवल को रिपेयर करता रहा। मैंने सिल्क टच वाली एक्स से कुछ ग्रास ब्लॉक माइन किए थे, तो मैंने उन्हें भी अपने आइलैंड में लगा दिया ताकि ग्रास थोड़ा जल्दी स्प्रेड हो सके। उसके बाद रात को मैंने अपने विलेजर वाले एरिया में भी डर्ट लगा दी। मैंने इस आइलैंड का हाफ पार्ट डर्ट से और हाफ बैम्बू से बनाया था। अगले दिन मैंने अपने विलेजर के पास जाके उससे सिल्क टच लेनी स्टार्ट कर दी क्योंकि मुझे नेदर जाके नाइलियम लेना था जिसे मैं सिर्फ सिल्क टच की पिकैक्स से माइन कर सकता था। और थोड़ा ही ट्राई करने पर मुझे सिल्क टच इंचेंटमेंट मिल चुकी थी। मैं अपनी लाइब्रेरी से बुक लेकर आया और उससे सिल्क टच ले ली। साथ ही अपनी क्लैरिक को गोल्ड देके मैंने उससे कुछ एमरल्ड्स लिए। मैंने अपनी पुरानी डायमंड की पिकैक्स को रिपेयर किया और फिर जैसे ही उसमें सिल्क टच लगाने लगा तो मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे अपनी आयरन की पिकैक्स में सिल्क टच लगानी पड़ी। मुझे सैंड हटाते हुए एक वॉन्डरिंग ट्रेडर दिखा जो मुझे इस आइलैंड में ढूंढ रहा था। मैं उसके पास गया और जैसे ही मैंने उसकी इन्वेंटरी ओपन की तो मुझे एक काम की चीज दिखी और वो थी एक अकेशिया सैपलिंग। मैंने उसे वही डर्ट में प्लांट किया और फिर बोन मिल से बड़ा कर दिया। इस आइलैंड में अकेशिया ट्री देखकर तो दिल खुश हो गया था। रात को मुझे एक और बेबी ज़ॉम्बी चिकन में बैठा दिखा। इस आइलैंड में चिकन को अपना दोस्त बनाने का मुझे एक और मौका मिला था, इसलिए मैंने बहुत ध्यान से उस ज़ॉम्बी को मारा और फिर लीड से उस चिकन को अपने बेस में ले जाने लगा। मैं अपनी चेस्ट में उस नेम टैग को ढूंढ रहा था जिसे मैंने कुछ टाइम पहले विच के लिए बनाया था और फाइनली मैंने उसे वो नेम टैग दिया और अब हम हमेशा के लिए दोस्त बन चुके थे। मैंने अपने बेस के अंदर ही उसके लिए एक छोटा सा एरिया बनाया और उसे वहां पर छोड़ दिया। अगले दिन मैंने अपने एक और छोटे आइलैंड से सैंड हटा के वहां डर्ट भरनी शुरू कर दी और फिर कुछ ग्रास ब्लॉक लेकर उसमें लगा दिए और साथ ही हो से मैं उसे नॉर्मल डर्ट में भी कन्वर्ट करता जा रहा था। दोपहर को मैंने अपनी चेस्ट से अजेलिया लिया, फिर अपने बैम्बू फार्म से सारे बैम्बू तोड़े और फिर डर्ट वाला आइलैंड में जाके एक कॉर्नर में अजेलिया प्लांट किया और दूसरे में बैम्बू। उसके बाद मैंने अकेसिया ट्री को कट किया और सैपलिंग लेके उसे भी इसी आइलैंड में लगा दिया और ये मेरा एक छोटा सा जंगल एरिया बन के रेडी हो चुका था। रात को मैंने अपने इस पूरे आइलैंड को मॉब्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह एंड रॉड लगा दी। अगले दिन एक शेयर बना के मैं उस लस्ट केव में जाने लगा। जियोड पहुंचकर मैंने सबसे पहले सिल्क टच से क्लस्टर लिए, फिर नॉर्मल पिकैक्स से शार्ड लिए और फिर लश केव में पहुंच गया। शेयर से मैंने काफी सारे ग्लो लाइकन और वाइन्स कलेक्ट की। वहीं पर मुझे एक स्लाइम भी दिखा तो मैंने उसे भी मार डाला। शाम को वापस आके मैंने कुछ फ्लावरिंग अजेलिया और एजेलिया को भी अपने जंगल एरिया में प्लांट कर दिया जो वहां पर छोटे बुशेस का काम कर रहे थे। उसके बाद मैंने आसपास कुछ ग्रास लगाई, फिर अपने वॉल्स में वाइन्स लगा दी। डे 89 को मैंने अपनी चेस्ट से कुछ बिल्डिंग मटेरियल निकाले और फिर अपने एक आइलैंड में एक एरिया बनाने स्टार्ट किया। यहाँ पर मुझे अपना नया वाला पोर्टल बनाना था। मैंने पोर्टल तो बहुत छोटा ही बनाया था पर इसके आसपास डेकोरेट करने से काफी अच्छा लग रहा था। रात को मैंने बाकी के आइलैंड से भी सैंड हटाई और फिर अगले दिन उसमें नेदरराइट भरने लग गया। उसके बाद मैंने कुछ गोल्डन कैरेट्स बनाए, फिर अपने पुराने बूट्स को हटाकर नए बूट्स पहने। साथ ही मैंने अपना डायमंड का हेलमेट भी पहना जो अभी तक भी इंचेंट नहीं हुआ था। सारी तैयारी करने के बाद मैं अपने नए वाले पोर्टल से नाइलियम लेने के लिए नेदर में चला गया। नेदर में मेरा पोर्टल एक नई जगह पर बना था और अब यहाँ से मुझे फिर से एक पाथवे बनाना था। मैंने सिल्क टच पिकैक्स से कुछ क्रिम्सन नाइलियम लिए, फिर कुछ वॉर्ब्ड नाइलियम और फिर क्वार्ट्ज माइन करके एक्सपी कलेक्ट करने लगा और डे 91 की रात को उन नाइलियम्स को मैंने अपने आइलैंड में लगाना शुरू कर दिया। अगली सुबह बोन मिल से मैंने उसे थोड़ा और एक्सपेंड किया, साथ ही कुछ क्रिम्सन और वॉर्ब्ड फंगस लगा के मैंने उसे बोन मिल से ग्रो किया और इसी के साथ मेरा ये आइलैंड भी बनके कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने बोन मिल से जगह जगह सी ग्रास ग्रो की और रात को अपने विलेजर्स के लिए घर बनाने स्टार्ट कर दिए। घर बनाते हुए मुझे एक और वॉन्डरिंग ट्रेडर दिखा पर इस बार उसके पास कोई भी काम की चीज नहीं थी, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। टाइम कम होने की वजह से मैं बैम्बू से बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर्स बना रहा था पर ये दिखने में उतने भी बुरे नहीं लग रहे थे और डे 93 की रात तक मेरे विलेजर्स के पूरे घर बनके तैयार हो चुके थे। अगले दिन मैंने अपने विलेजर्स के बेड तोड़े और उन्हें उनके नए घर में लगा दिया। उसके बाद मैं उनके जॉब ब्लॉक्स लेके आया और उन्हें भी यहाँ पर रख दिया। विलेजर्स किसी ब्लॉक में चढ़कर भाग न जाए इसलिए मैंने फेंस की हाइट को और बढ़ा दिया।
और फाइनली मैंने उनका पुराना वाला घर तोड़ना शुरू किया। रात को मैंने बॉन्ड को नींद से जागाकर उससे कुछ लैंटर्न लिए, फिर उनको सबके घरों में लगा दिया और उस भागे हुए विलेजर को भी मैंने अंदर पहुंचा दिया। डे 95 को मैंने कुछ चेस्ट और फेंस क्राफ्ट किए और फिर विलेजर के आइलैंड पर जाकर एक स्टोरेज शेल्फ बनाया जिसमें मैं अपना सारा ट्रेडिंग वाला आइटम रखने वाला था। उसके बाद मैंने अपने आइलैंड के चारों तरफ ग्लो आइकन लगा दिया। फाइनली मैंने उस आखिरी के बचे हुए आइलैंड से भी सैंड हटानी शुरू कर दी। रात को मैंने आखिरी के 2 सैंड ब्लॉक्स को माइन किया। उसके बाद मैंने वहां पर भी पानी भरना शुरू कर दिया और काम खत्म करने के बाद राफ्ट में सेल करते हुए मैं वहां से चला गया। अंदर जाके मैंने अपनी चेस्ट से स्पोर ब्लॉसम निकाला और उसे अपने चारों ब्रिज के नीचे लगा दिया। मैं वापस से एक बार अपने ज़ॉम्बी स्पॉनर वाली केव में गया और वहां से डर्ट माइन करने लगा क्योंकि अब बारी थी अपने लास्ट वाले आइलैंड को बनाने की। उसके बाद मैं माइन में गया और वहां से रेड स्टोन लेके आया। वापस आके मैं अपने विलेजर के पास गया और उसकी स्मिथिंग टेबल में अपने आर्मर को ट्रिम करने लगा। मैंने एक एक करके अपने पूरे आर्मर को ट्रिम किया और बन गया एकदम जेंटलमैन। मेरे ये विलेजर भी मुझे देखते ही रह गए थे। मेरा हेलमेट थोड़ा सा मैला सा लग रहा था क्योंकि अभी उसमें कोई भी इंचेंटमेंट नहीं थी। मैंने कुछ सोल सैंड लेके अपने पोर्टल के पास थोड़े से नेदर वॉट लगाए और उसके बाद अपने आखिरी वाले आइलैंड की सैंड हटानी शुरू की और सैंड हटाने के बाद मैं उसमें डर्ट भरने लगा। फाइनली मैंने हो की हेल्प से अपना क्रॉप फील्ड तैयार किया और उसके बाद मैंने उसमें सीड्स प्लांट करने शुरू किए। मेरे पास वाटरमेलन के अलावा ऑलमोस्ट हर तरह के सीड्स हो चुके थे। उसके बाद मैंने कुछ पंपकिन्स वहां पर रखे, साथ ही कुछ हेबेल बना के उनको भी फार्म में डेकोरेशन के लिए रख दिया। डे 98 को मैंने अपने बैम्बू की कटाई की, फिर फ्लेचर से ट्रेड करके एमरल्ड्स लिए और उनको उस ट्रेडिंग वाली चेस्ट में बचे हुए स्टिक्स के साथ रख दिया। मेरे पास काफी सारे श्रूम लाइट्स पड़े थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें अपने इस आइलैंड में लगा लिया जाए। तो मैंने अपने आइलैंड के चारों तरफ पानी में श्रूम लाइट्स लगानी शुरू कर दी जिससे रात के टाइम वहां का पानी भी ग्लो करने लगे। सब कुछ करने के बाद मैंने फाइनली अपने उस हेलमेट को भी इंचेंट किया। मुझे उसमें एक डिसेंट इंचेंटमेंट मिल चुकी थी जो इस आइलैंड के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। नीचे उतरकर मैंने अपने दोस्त वीवी को भी वहां से फ्री कर दिया जो भी इस आइलैंड में जहां चाहे वहां घूम सकता था। इतने दिन से राफ्ट में घूम घूम कर मैं बोर हो चुका था, इसलिए मैंने एक अकेशिया की बोट बनाई और फिर ओशन में शिपरैक ढूंढने के लिए निकल गया क्योंकि मुझे अपने इस कस्टम आइलैंड को फ्लाई करते हुए देखना था। मैं एक अंडर वाटर रूइन में गया जहां एक ड्राउन के झुंड ने मुझ पर अटैक किया, पर अब मैं इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनको मारने के बाद मैंने एक रूइन पोर्टल से लूट कलेक्ट की, फिर शिपरैक में जाके मैंने कुछ पेपर्स लिए। डे 99 को काफी सारे शिपरैक्स को लूटने के बाद मैं अच्छी खासी लूट के साथ वापस बेस पर आ गया था। घर आके मैंने अपने हेलमेट में भी मेंडिंग लगाई, फिर चेस्ट से गन पाउडर लेके ढेर सारे रॉकेट्स बनाए और फिर आसमान की ऊंचाई से अपने इस कस्टम आइलैंड को देखा। मुझे शिपरैक से काफी सारे एम्प्टी मैप्स मिले थे तो मैंने उनका सही यूज किया और अपने आइलैंड को मैप में प्रिंट कर लिया। मैं पहली बार ही ये काम कर रहा था तो मेरा पूरा आइलैंड मैप में नहीं आ पाया था। मैंने एक और मैप निकाला और उससे आगे का आइलैंड उसमें प्रिंट कर लिया। मैप्स को दीवार में लगाने के बाद मैंने कुछ और आइटम फ्रेम्स बनाए और उन्हें अपने स्टोरेज एरिया में लगा दिया। थोड़ा सा और टाइम लगाने के बाद मैंने अपने सारी चेस्ट के आइटम्स को सॉर्ट कर लिया था और रात को मैंने अपने आइलैंड के उस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म को भी तोड़ा। डे 100 और आज मेरा इस आइलैंड पर आखिरी दिन था। इतने दिनों से मैं बिना सोए अपने सब काम खत्म करने में लगा था, पर आज का पूरा दिन मैं फ्री था। मैंने अपनी अल्टीमेट फिशिंग रॉड ली और फिर ओशन में फिशिंग करने लगा। शाम को मैंने फ्लाई करते हुए अपने इस आखिरी सनसेट को एंजॉय किया, फिर नीचे जाके मैंने मैप्स को अपडेट किया जिसे मैं भूल गया था। मैंने एक आखिरी बार फ्लाई किया और फिर अपने विलेजर्स के पास सोने के लिए चला गया।